हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुखी कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर आयुष श्रीवास्तव आज आपके लिए लेके आया हूँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया और क्या क्या मेजर एलिमेंट्स उस दौरान आए थे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कैसे इंडिया में उन मेजर रीजंस ने इंडियन इकोनॉमी को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया था कि इंडिया को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा था, और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद क्या क्या चेंजेस हमारे यहाँ आए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बहुत कुछ है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और कंटेंट बहुत ही अच्छा है आपके लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट टॉपिक है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी इंडिया में वो कौन से ऐसे मेजर रीजंस थे जिसने इंडियन इकोनॉमी को इतना ज़्यादा अफेक्ट किया था कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा था। जिसमें सबसे पहला हमारा रीज़न आता है फिस्कल डेफिसिट, सेकंड है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, थर्ड इज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फोर्थ है राइज इन प्राइसेस और इन्फ्लेशन, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और सिक्स्थ है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपके कंटेंट से इंटरकनेक्टेड हैं और ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं ये आप वीडियो में आगे खुद ब खुद जान जाओगे। तो हमारा सबसे पहला रीजन है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट है क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। इट इज फाइनेंस्ड बाय रेजिंग लोन्स। फिस्कल डेफिसिट क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस है। इसे बेसिकली बोरोइंग भी कहा जाता है। जब गवर्नमेंट को अपने सोर्सेज से एक्सपेंडिचर इनकर करने के बाद रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है तो वो क्या करती है? बोरोइंग करती है, यानी जब उसे लॉस हो जाता है तो वो बेसिकली बोरोइंग करती है या लोन रेज कर लेती है। इसी चीज़ को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट हमारी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर आप एक बैंक एम्प्लॉय हो और गवर्नमेंट अगर आपको सैलरी देती है और आप उसके लिए काम करते हो तो उससे दोनों का फ़ायदा होता है। आपको भी गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल रही है और आपकी गवर्नमेंट का फ़ायदा कर रहे हो उनका काम करके। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सैलरी दे और उसके बाद भी आप उसका काम ना करो तो ये तो गवर्नमेंट के लिए नुकसान हो गया ना। 1991 से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। गवर्नमेंट इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर तो कर रही थी, यानी जैसे कि सैलरीज बांट रही थी, कंस्ट्रक्शन करवा रही थी, रोड वगैरह बनवा रही थी, लेकिन इन चीज़ों को करने के बाद भी, यानी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करने के बाद भी वो जितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही थी, जितनी इनकम एक्सपेक्ट कर रही थी उतनी उसे हो नहीं रही थी, और ये सारा पैसा उसका मेंटेनेंस में जा रहा था। इसी एक्सपेंडिचर को नाम दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, और ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से अलग होते हैं। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, हमारे यहाँ मतलब कई कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आना जिससे हमारी इकोनॉमी रेस करे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही हटी हुई थी और इकोनॉमी में जितना भी पैसा आ रहा था वो मेंटेनेंस में जा रहा था और गवर्नमेंट कोई इससे नया काम नहीं कर रही थी। वो बिल्कुल ही पुराने तरीक़ों पे चल रही थी और पुरानी ही पॉलिसीज़ के थ्रू वो इकोनॉमी को रन कर रही थी। कुछ ऐसी ही डेवलपमेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी जो इकोनॉमी में रेवेन्यू जनरेट कर सके और ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के लिए हो, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे यानी गरीबी को हटा देना, बेरोज़गारी ख़त्म कर देना और पॉपुलेशन जो एक्सप्लोड होती जा रही थी इंडिया की, उन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी जो अभी ही नहीं, हमें फ्यूचर में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करें, यानी प्रॉफिटेबल हो। हमारी इकोनॉमी में कुछ ऐसी पॉलिसीज चाहिए थी जो इकोनॉमी के रेवेन्यू को बूस्टअप करे और हमारी नेशनल इनकम को रेस करें, क्योंकि 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ क्या करके गए थे? इकोनॉमी को तो बिल्कुल ख़त्म करके चले गए थे। उसके बाद जो बचा कुचा था वो भी हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, वो भी धीरे धीरे करके क्राइसिस की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है? ड्यू टू persistent rise in fiscal deficit, there was corresponding rise in public debt and liability to make interest payments. Indian economy was in a debt trap. In 1991, amount of interest liability increased to 36.4% of GDP. यानी 1991 के वक्त या उससे पहले हमारा जो इंटरेस्ट था, यानी जो हमारी जीडीपी थी, उसमें 36.4% का जो रेट था वो सिर्फ लोन पेमेंट के लिए जा रहा था। यानी आप समझिए कि हमारी जीडीपी का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा लोन को पेमेंट करने के लिए जा रहा था।
अब ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग बात हो गई, बहुत ही इकोनॉमी के लिए क्राइसिस वाली बात हो रही है, क्योंकि हमारे जीडीपी का आधा हिस्सा तो सिर्फ लोन को पेमेंट करने में जा रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा था? 1991 से पहले हमारे इकोनॉमी में गवर्नमेंट को लॉस होता ही जा रहा था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में अपना प्रॉफिट ईयरली कैलकुलेट करते हैं कि ईयरली एंड में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, ईयर के एंड में ही कैलकुलेट करती है कि इस साल उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो वही चीज़ है कि गवर्नमेंट को डेफिसिट यानी फिस्कल डेफिसिट होता ही जा रहा था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट होता है तो वो उसके लिए लोन रेज करती है। तो वो हर साल क्या कर रही थी, लोन रेज करती जा रही थी। बेसिकली जब गवर्नमेंट लोन रेज करती है तो लोन वो या तो स्टेट बैंक से ले लेती है, या आरबीआई से ले लेती है, या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले लेती है जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह। तो गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशन से या किसी स्टेट वगैरह से लोन लेकर के अपना लॉस को रिकवर कर रही थी। पर जब भी गवर्नमेंट को कोई ऐसा लोन मिलता है, या आप भी कभी लोन लेने जाओगे, तो आपको उस लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जब आप चुकाने जाओगे लोन को तो ईएमआई के साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। यही चीज़ गवर्नमेंट के लिए थी कि जब उसे हर साल लॉस होता जा रहा है तो लोन भी वो ले रही थी, और लोन लेने के कारण उसके ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट आ गई। पहले लोन की बर्डन, फिर इंटरेस्ट, फिर उसके ऊपर ईएमआई अलग से देनी है। तो इस दौरान गवर्नमेंट इतने ज़्यादा चक्रव्यूह में फंस गई कि हमें लोन की भी पेमेंट करनी है और मंथली ईएमआई भी देनी है और इंटरेस्ट भी देनी है, लेकिन हमें क्या हो रहा है, लॉस होता जा रहा है। तो इस चक्रव्यूह में इतना ज़्यादा वो उलझ गई कि उसे समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। इसी सिचुएशन को कहा जाता है हमारी इकोनॉमी में डेट ट्रैप, यानी कि डेट ट्रैप। जब गवर्नमेंट ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि लोन की पेमेंट कैसे करे, इंटरेस्ट कैसे चुकाएं, इकोनॉमी में प्रॉफिट तो है नहीं, तो इस सारी सिचुएशन को कहा जाता है डेट ट्रैप। 1991 के पहले ये चीज़ इकोनॉमी में इतना ज़्यादा बढ़ रही थी कि इकोनॉमी धीरे धीरे करके क्राइसिस की तरफ बढ़ती ही जा रही थी, और फिस्कल डेफिसिट ही सबसे पहला रीज़न और ये मेजर रीज़न माना जाता है इकोनॉमी में क्राइसिस के लिए। मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए फिस्कल डेफिसिट बहुत ही मेजर रीज़न माना गया है कि इसको अगर ये ना होता तो समझिए आज हमारी इकोनॉमी अच्छी होती, लेकिन इसके कारण ही हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा है। हमारा सेकंड रीजन है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो होता है और फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो होता है, उसके बीच का डिफरेंस कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी जितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से जा रहा है और जितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से आ रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन जब आउटफ्लो यानी हमारे देश से आउटफ्लो ज़्यादा होने लगता है फॉरेन एक्सचेंज का, जब फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से ज़्यादा जाने लगता है और इनफ्लो कम होता है, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा एडवर्स हो जाता है, यानी पलट जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं लेकिन इनकम कम है। हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम कम है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। यही चीज़ थी हमारे यहाँ 1991 के टाइम। जब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता था, जब इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, तो जो भी सामान विदेशों में भेजा जाता था, उन सामान की क्वालिटी बहुत ही चीप होती थी और बहुत ही घटिया क्वालिटी के सामान होते थे, जो मतलब सेल ही नहीं होते थे, जिनसे मतलब जो बिकते ही ना के बराबर थे, और पैसा तो समझिए बहुत ही कम आता था। लेकिन जितना भी हम सामान इंपोर्ट करते थे, जो भी सामान हमारे यहाँ नहीं थे और जितने भी हम मंगाते थे बाहर से, उन सामान पे हम बहुत ही ज़्यादा हैवी टैरिफ और कोटा चार्ज कर देते थे। मतलब वो सामान हम बाहर से मंगा तो रहे हैं, यानी इंपोर्ट हम हाई कर रहे हैं, और उन पे हम हाई टैक्सेस और ड्यूटीज़ भी चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उस टाइम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे और इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो 1980-81 के टाइम 2214 करोड़ था, यानी 2214 करोड़ 80 से 81 के वक्त, और 1991 आते तक 17,367 करोड़ 17,361 करोड़। सोचिए कितना मेजर डिफरेंस है, कहाँ 2000 करोड़ और कहाँ 15,000 17,000 करोड़, बहुत बड़ा गैप है। इसके होने के पीछे रीज़न क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, समझ लीजिए कि जैसे हमारी इकोनॉमी में या हमारे देश में अगर हमारे यहाँ जो सामान बन रहा है तो उसको लोग जल्दी खरीदना कम पसंद करते हैं। मान के चलिए जैसे माइक्रोमैक्स का फ़ोन अगर हमारे यहाँ बन रहा है तो आप कितने लोगों के हाथ में कहेंगे कि हाँ ये माइक्रोमैक्स का फ़ोन चलाते हैं माइक्रोमैक्स। अगर हम किसी से कहेंगे भैया माइक्रोमैक्स का फ़ोन ले लो, कोई खरीदेगा? कह रहा हम क्यों ले माइक्रोमैक्स,
भैया पागल समझा है क्या, बेकार सस्ता क्वालिटी का फ़ोन, क्योंकि वो चीज़ बनती ऐसी है और उसकी प्राइस भी ऐसी डिसाइड की जाती है। लेकिन उसी जगह आप अगर कहिए एमआई का फ़ोन चलाते हो, एप्पल का फ़ोन चलाते हो, कहेगा अरे क्यों नहीं चलाएंगे, बिल्कुल चलाते हैं और हम उसको खरीदना ही पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी और उसका प्राइस भी ऐसा रहता है कि हाँ वो बायर को इन्फ्लुएंस करता है। यही चीज़ 1991 के टाइम हमारे यहाँ ज़्यादा थी, जिसके कारण हमारे यहाँ एक चेंज की ज़रूरत पड़ गई थी कि कुछ चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में ही एग्जिस्ट हों, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा इक्विलिब्रियम हमेशा रहे, क्योंकि जितना बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम रहेगा इकोनॉमी उतनी ही स्टेबल रहेगी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसे होता है कि फॉरेन करेंसीज हो गई, ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो गई, फॉरेन की एसेट्स हो गई, गोल्ड वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती है, रखी जाती हैं। इन्हें फॉरेन रिजर्व्स कहा जाता है, जो आरबीआई अपने पास मेंटेन करके रखता है। आरबीआई से यूज़ करता है जब उसे ज़रूरत पड़ती है, जब उसे लगता है कि हाँ यहाँ ज़रूरत है, तो आरबीआई ज़रूरत के टाइम पे इन रिजर्व्स को यूज़ करता है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा थोड़ा कम रहता है तो इन रिजर्व्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन 1991 के पहले क्या हुआ, ये रिज़र्व ज़्यादा ही यूज़ होने लगे, मतलब इन रिजर्व्स को कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया जाने लगा। किस लिए? गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन के लिए और अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन रिजर्व्स को यूज़ कर रही थी। जो चीज़ें हमें ज़रूरत के वक्त यूज़ करने वाली हैं, गवर्नमेंट उसको बिना मतलब में ही यूज़ करे दे रही थी। मतलब इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी अभी, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें यूज़ कर रही है। अब कहाँ यूज़ कर रही है? मतलब अगर हमने कहा कि जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, तो उसके लिए उसने लोन उठाया है। अब अगर उसके बाद लोन देने के लिए नहीं, तो कहा ठीक है लोन नहीं है, फॉरेन रिजर्व में से पैसा निकालो, वहाँ से दे देते हैं। अच्छा, लोन देने के लिए, लोन को पेमेंट के लिए इंटरेस्ट नहीं है, उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए फॉरेन रिजर्व से पैसा निकालो, दे देते हैं। इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट के लिए पैसा निकालो, वहाँ से दे देते हैं। हमें सैलरी देनी है, सैलरी के लिए पैसा एक्सचेंज रिजर्व से निकाल लो, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को डेफिसिट हो रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारा निगेटिव हो चुका था, यानी एडवर्स हो चुका था। तब पैसा बचा कहाँ? रिजर्व में पैसा बचेगा, और गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो रोड वगैरह बनवानी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकाल लो। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हमारे पास जो भी पैसा हमारे पास बचा के रखा है, अगर उसको यूज़ करेंगे तो वो पैसा एक दिन आते आते ख़त्म भी हो जाएगा। क्योंकि जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ से गए थे तो वो हमारे लिए कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़ के चले गए थे, जो हमारे यहाँ रखा हुआ था, जो ज़रूरत के टाइम इंडिया इस्तेमाल करता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उसे अपने पर्सनल खर्चे के लिए उसे यूज़ करना शुरू कर दिया था। और ये रिज़र्व इतना ज़्यादा खाली होने लगा, यानी इतना जल्दी नहीं कह सकते, लेकिन एक टाइम आते आते तक ये इतना धीरे धीरे करके मतलब फॉल होने लगा, गिरने लगा, कि ये रिज़र्व कम हो गया। और ये इतना कम हो गया कि हमारे पास इंडिया के पास 2 हफ्ते का इंपोर्ट का पैसा नहीं बचे था। यानी अगर इंडिया को कुछ इंपोर्ट करना है, कोई भी सामान, मात्र 2 हफ्तों के लिए, तो उस 2 हफ्ते का जो सामान की कीमत है उसको पैसा देने का भी इंडिया के पास रिजर्व में पैसा नहीं था। और अगर कोई देश आ करके, जैसे कि इंडिया, मैंने आपको बताया था कि अगर फिस्कल डेफिसिट है तो किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन ले लेती है इंडिया। तो अगर वर्ल्ड बैंक भी आया है कि मुझे मेरा इंटरेस्ट दे दो या मुझे मेरी ईएमआई दे दो, तो रिजर्व में इतना पैसा भी नहीं छोड़ा था कि हम किसी को उसका ब्याज ही दे दें या ईएमआई चुका दें। इतनी ख़राब हालत हो गई थी। और जब ऐसी हालत ख़राब हो गई कि हमारे पास डेफिसिट हो रहा है, मतलब हमारे पास समझिए डेफिसिट हो गया, ठीक है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स चल रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ख़त्म कर दिया, तो ऐसे केस में कोई भी कंट्री जो थी, या कोई भी ऐसा इन्वेस्टर, कोई भी कंट्री या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी, वो मतलब लोन ही नहीं दे सकता था इनको। कोई भी कंट्री इंडिया को लोन ही देना चाहती थी, क्योंकि उसको हिस्ट्री पता थी, कह रही थी भैया जब तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम हमको दोगे क्या, ठेंगा दोगे क्या। तो इसी कारण से क्या हुआ, हमारा रिजर्व जो था वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया। एक मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है डेटा कि रिजर्व जो था वो 6000 करोड़ था 1991 में, और 8200 करोड़ था 1980-81 में। सॉरी, वो थोड़ा सा पीपीटी में थोड़ा सा नीचे हो गया है। वो 1980-81 में हमारे पास 8200 करोड़ था, लेकिन 1990-91 में वो 6000 करोड़ हो गया। मतलब सोचिए रिजर्व हम इतना इस्तेमाल कर रहे होंगे।
अब हमें आप ही सोचिए, अगर हमारा रिज़र्व है, हमारे रिज़र्व से पैसा इस्तेमाल हो गया, तो कल को हम देंगे क्या? कोई अगर हमसे उधार मांगने है, हम उसे कल को देंगे क्या? कुछ नहीं। इस रीज़न के कारण भी जब इंडिया को सारे दरवाजे बंद हो गए थे, तभी उसको ऑर्डर आया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करिए। इसी को आगे देखते हुए, इसी पॉइंट के कारण, इन तीनों पॉइंट के कारण जब गवर्नमेंट ने देखा कि उसको मतलब कहीं से सारे दरवाजे बंद हो गए, तो उसके लिए एक पॉइंट बचता है। वो क्या? वो मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस पॉइंट से बताया कि गवर्नमेंट के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास इनकम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो रही थी और उसके कोई सोर्सेज भी नहीं बचे थे जहाँ से उसे पैसा मिल पाए। तो उसने क्या सोचा, चलो इन्फ्लेशन ले आते हैं और प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अब इन्फ्लेशन होता क्या है वो तो हमारी गवर्नमेंट तो नहीं जानती, लेकिन खैर आप लोग जान लो। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हमारे यहाँ कंसिस्टेंट राइज होता रहता है जनरल प्राइस इन लेवल, यानी इन्फ्लेशन इज कंसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जब हमारे यहाँ सप्लाई की कमी हो जाती है और लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन वही प्राइस जब ज़्यादा ही, मतलब एक लेवल से ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाता है, तब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है, यानी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन का मेजर रीज़न हमारे पास था क्या? डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब 1991 के पहले हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, उसका मेजर रीज़न था सबसे बड़ा डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग है क्या? आप समझ लीजिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है जब गवर्नमेंट आरबीआई को कहती है कि जितने भी अलग से, मतलब जितनी भी अदर करेंसी है, अदर करेंसी मतलब जैसे मार्केट में जो पैसा फैला हुआ है उसको छोड़ दो, मुझे अलग से करेंसी प्रिंट करके दो जो मेरे पर्सनल काम के लिए। मतलब आरबीआई जैसे करेंसी प्रिंटिंग की काम करती है, आरबीआई की 4 बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि मुझे अपनी प्रिंटिंग प्रेस में से अलग से करेंसी प्रिंट करके दो जो मेरे काम के लिए आए। अब गवर्नमेंट ये क्यों करा रही थी? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट हो रहा था, तो डेफिसिट हुआ है यानी लॉस हुआ है। अब लॉस के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो जाएगी लोन मांगने के लिए। भाई जाहिर सी बात है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम तो किसी ना किसी से उधार मांगने तो जाएंगे ही जाएंगे ना, कि कोई हमें उधार दे दे, कोई उधार दे दे। तो गवर्नमेंट चली गई आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास गई तो उसने कहा ठीक है, मुझे अलग से करेंसी प्रिंट करके दे दो क्योंकि मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है और मेरे पास पैसा भी नहीं बचा है। आरबीआई ने उसको कहा कि ठीक है भैया, मैं तुम्हें मनी सप्लाई प्रिंट करके दे देता हूँ, मैं तुम्हें अलग से मनी प्रिंट करके दिए दे रहा हूँ। जब गवर्नमेंट ने अलग से, मतलब मार्केट में जो पैसा है वो तो है ही है, और गवर्नमेंट को अलग से भी पैसा मिल गया, तो गवर्नमेंट उस पैसे को अपने पास थोड़ी ना रखेगी। मैंने बताया गवर्नमेंट उस पैसे को मार्केट में डाल ही रही थी कि चलो कहीं ये बनवा दिया, कहीं वो बनवा दिया, कहीं ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मार्केट में वो पैसा डाल दिया, मतलब जो लोगों के पास पैसा था तो था, उससे लोगों को और पैसा मिल गया। जिनके पास पैसा नहीं था उनके पास भी पैसा आ गया। और इससे क्या हुआ? हमारी सप्लाई क्या हो गई? हमारी सप्लाई और गिरती चली गई और डिमांड बढ़ती चली गई। और जब डिमांड ज़्यादा जा रही तो गवर्नमेंट कहेगी सबी लोग डिमांड कर रहे हैं तो सबके हाथ में थोड़ी ना सामान दे देंगे, तो इसलिए प्राइस बढ़ते जा रहे थे। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए अगर गवर्नमेंट कहे कि मैं 2000 किलोमीटर का एक हाईवे बनवा रहे हूँ, ठीक है, और गवर्नमेंट उसके लिए मान लीजिए 5000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको कई सारे लेबर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। अब आज मान के चलिए अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन आज लिया है इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, कि मैं 2000 किलोमीटर का एक हाईवे बनवा रही हूँ और मुझे कई लोगों की ज़रूरत है जो मेरे इस काम में हाथ बटाएं, तो इस कोरोना के पीरियड में जिन लोगों की जॉब्स गई है, जो लोग मजदूर खाली बैठे, उनके लिए तो पैसा हो ही जाएगा। तो जिनके पास पैसा नहीं था उनके पास भी पैसा आ जाएगा। तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जब उनके पास पैसा आएगा, उनकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा? हमारी जो सप्लाई इकोनॉमी में चल रही होगी वो क्या हो जाएगी? उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग डिमांड करने लगेंगे। इसी कारण गवर्नमेंट क्या करेगी? प्राइसेस बढ़ा देगी। और हमारे यहाँ आप देख ही रहे हो प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ते जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास पैसा है। लेकिन 1991 के टाइम क्या था? हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का जो रेट था वो 16.7% था, यानी दिस हाई रेट रिड्यूस द डिमांड इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स। यानी इन्फ्लेशन का जो रेट था, यानी जो प्राइस था, वो 16.7% के रेट से बढ़ रहा था। और इस रेट ने हमारी गुड्स की डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट्स में डिमांड बहुत ही कम कर दी थी, बहुत ही ज़्यादा कम कर दी थी।
तो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन कौन सी है, जैसे कि जो ऐसी अंडरटेकिंग जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन अंडरटेकिंग्स को चलाती हैं। हमारे यहाँ तीन सेक्टर हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तीन सेक्टर हैं जो जिनमें से कुछ पार्ट अब तो प्राइवेट के हाथ में है और अब पब्लिक के हाथ में है, यानी कि कुछ कुछ पार्ट अब हमारे यहाँ, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है इसीलिए अब हमारे यहाँ कुछ पार्ट प्राइवेट के हाथों में और कुछ पार्ट पब्लिक के हाथों में। लेकिन 1991 के पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट ने इन तीनों सेक्टर को बना तो अच्छा दिया था, लेकिन क्या था कि इनकी एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक ड्रॉबैक ये था कि ये सब पब्लिक सेक्टर कहलाते, यानी गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस थे, और उसके बाद इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो ओवरऑल बेकार ही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है ये तीनों सेक्टर गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इन पे, ऑफिस अच्छा बना दिया, एम्प्लॉयज़ आकर के बैठे हैं, मज़े की चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, सैलरी टाइम पे आ ही जाती है 1 तारीख को, तो क्या काम करना, काम करो ना करो, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो इसी कारण से वहाँ क्या था, वहाँ काम ही नहीं होता था, इसीलिए परफॉर्मेंस भी क्या थी, बेकार थी। लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता था, यानी देखिए इसमें मैंने दिखाया भी है कि विच कुड बी कंफर्टेबली शिफ्टेड टू प्राइवेट सेक्टर। कुछ ऐसे सेक्टर थे जो कंटिन्यू तो कर रहे थे, लेकिन ऐसे एरिया में थे जहां उन्हें प्राइवेट में बदल दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट बदलना नहीं चाह रही थी। उसका मन कह रही नहीं बदलेंगे, क्यों बदल दे प्राइवेट में, हमारी सेक्टर है, हमारे हाथ में रहने दो, हमारे हाथ में रहेगा तो प्रॉफिट हमारा पूरा रहेगा, प्राइवेट के हाथ में चले जाएगा तो प्रॉफिट हमारा काहेगा। लेकिन अगर प्राइवेट में बदलेंगे तभी तो कंपटीशन आएगा ना, क्योंकि जब तक इकोनॉमी में कंपटीशन ना हो वो ग्रोथ को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी इकोनॉमी में आज के प्रेजेंट टाइम पे कमर्शियल बैंक्स भी हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी हैं, हर तरीके के बैंक हैं। लेकिन इकोनॉमी में देखिए बैंक्स में कितना कंपटीशन होता है, क्योंकि कई तो बिजनेस फर्म्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको क्या आता है, वहाँ की सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। अब जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक कैसे कोई पब्लिक सेक्टर पे ट्रस्ट करेगा, इसीलिए जैसा चल रहा था वैसा चला रहे थे। थर्ड पॉइंट इसमें कहा गया है जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स थे वो लॉसेस से भी सफर कर रहे थे, यानी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इनकर्ड ह्यूज लॉसेस बट कंटिन्यू टू फंक्शन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। यानी कुछ ऐसे सेक्टर थे जैसे कि रेलवे का कुछ पार्ट हो गया, बैंक के कुछ ऐसे हिस्से हो गए, कुछ ग्रामीण बैंक वगैरह मान लीजिए, लेकिन या तो LIC वगैरह के या BSNL समथिंग मान लीजिए, कि ऐसे कुछ हिस्सा थे जो लॉस से सफ़र कर रहे थे, जिनको मान लीजिए 3-4 साल से कोई भी प्रॉफिट का उन्होंने शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उन हिस्सों को रन कर रही थी, फिर भी रन कर रही थी, जानते बूझते वो हिस्से गवर्नमेंट की नाक के नीचे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है उसको बंद करके करना क्या है, तो हमारे इंडिया में ही बंद करो, खुला रखो, बात तो यही है। लेकिन फिर भी बंद नहीं है, तब भी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ पैसा तो खा ही रहते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए जो ग्रामीण बैंक है अगर उसको लॉस हो रहा है, एम्प्लॉय तो फिर भी काम करते हैं ना वहाँ पे, तो सैलरी तो कुछ ना कुछ लेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट उन पे खर्चा तो कर रही थी लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था, वो भी लॉस से ही सफ़र कर रहे थे। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे लास्ट पॉइंट हमारा आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको सबको पता है कि जब तक मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस जो था वो ट्रेस होना वहाँ से शुरू हुआ। जो हमारा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था वो 1980s के टाइम पे बहुत ही बेकार था। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा 1980s का वक्त था उस टाइम मैनेजमेंट क्या था, बहुत ही बेकार था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए भी जिम्मेदार था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज कॉन्स्टेंटली ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके मैनेजमेंट यानी जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं गवर्नमेंट उनके ऊपर खर्चा तो कर रही है लेकिन उनके से कोई उन्हें रिटर्न नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपको शुरुआत के पॉइंट से बताया कि अगर आप एक बैंक एम्प्लॉय हो और गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है उसके बावजूद आप उसके लिए काम ना करो तो नुकसान तो गवर्नमेंट का ही है ना भाई। किसका नुकसान हुआ? गवर्नमेंट का। यही चीज़ें हुई कि ये फॉल्टी मैनेजमेंट करार दिए गए
और इन फॉल्टी मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे कि जो मतलब हमारे जो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो गए, क्योंकि भाई इनको पैसा मिल रहा है लेकिन काम नहीं कर रहे, तो फॉल्टी मैनेजमेंट हुए हमारे। लेकिन इनके लिए जो रूल बनाए गए थे कि आपको हमने कहा है कि आप इकोनॉमी को कंट्रोल करिए और रेगुलेट करके चलिए, वो रूल्स वहीं के वहीं एंड हो गए। और इकोनॉमी में सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, इकोनॉमी में कहा कि भाई इकोनॉमी ने सोचा अब रूल्स एंड रेगुलेशन को मारो गोली, अब बस किसी तरह ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए। मतलब इकोनॉमी में रूल्स एंड रेगुलेशन साइड है कि हाँ कंट्रोल और रेगुलेट, इकोनॉमी ये नहीं सोचा जा रहा कि आगे चलेगी कैसे, बस किसी तरह ग्रोथ हो जाए। ये चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब बढ़ गई थी जब, क्योंकि फाइनेंस की बहुत समस्या हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया ग्रामीण बैंक वगैरह को लॉस से सफ़र करना पड़ रहा था, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस के कारण भी हो रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट है, अब वहाँ पे लॉस हो रहा है। अब कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनको लॉस हो रहा है लेकिन उनको सैलरी वगैरह भी मिल नहीं रही है, तो क्या होता था उनके लिए मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता काम करना। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्राइवेट करनी चाहिए लेकिन प्राइवेट कर नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस कहाँ है कि भाई खर्चा बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? खर्चा बढ़ रहा है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो फाइनेंस की समस्या तो बढ़ेगी ना। तो उसी कारण, और डिफेक्टिव पॉलिसीज़ इतनी थी, पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं तो लूपहोल्स थे, हर जगह तो लूपहोल्स थे। मतलब समझिए करप्शन है तो करप्शन का कोई इलाज नहीं, क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथों में थी उस टाइम। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है भाई, ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो करप्ट ही होते हैं हमारे यहाँ, तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा था। और उस करप्शन ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारे यहाँ क्या कर दिया था, इनएफिशिएंट कर दिया था। मतलब काम में कोई इफ़िशिएंसी नहीं थी, जिससे हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों ने मिल करके हमारे यहाँ इकोनॉमी को जोर दिया कि जब तक अब कोई चेंज नहीं आएगा तब तक इकोनॉमी में क्राइसिस भी ख़त्म नहीं होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक बूम, मतलब समझिए एक पीरियड होता है जब से हमारा डिप्रेशन पीरियड, डिप्रेशन में आ जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ इकोनॉमी को एक मतलब रिकवरी की ज़रूरत थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी सिक्की कॉमर्स क्लासेस को मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए नए नए कंटेंट पे वीडियो लेकर के आ पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी जो भी रिलेटेड क्वेरी है, फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में एक और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.